16 महाजनपद अवंतुम निकाय में वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उनके नाम एवं राजधानी निम्नलिखित हैं। पहला काशी वाराणसी, दूसरा कौशल अयोध्या, तीसरा अंग चंपण एवं चौथा मगध गिरिव्रज एवं राजगृह, पांचवा वज्जी, 8 कबीलों का संघ एवं विदेह एवं लक्षविधि यात्रिक वैशाली एवं छठवा मल्ल पावापुरी एवं कुशीनगर, सातवां चेदी सोथी वती एवं सुक्तिमती, आठवां वत्सल्य कौसंबी, नौवा कुरु हस्तानपुर एवं इंद्रप्रस्थ, 10वां पंचाल अहिछत्र कपिपल्य एवं 11वां मत्स्य विराटनगर, 12वां सूरदाने एवं मथुरा, 13वां अस्यक पैठान, 14 अवंती उज्जैन महिष्मती, 15 गंगाधर एवं तक्षशिला, 16 कम्बोज एवं अन्य ग्रंथों की सूची में कुछ नाम अलग मिलते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण मगध राज्य विभिन्न महाजनपदों में शक्तिशाली सिद्ध हुआ। लगभग 2 शताब्दियों तक यह निरंतर उन्नति करता रहा। इसने उत्तरी भारत अन्य राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। इसकी सफलता का तथा उन्नति के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। भौगोलिक स्थिति। मगध की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मगध राज्य गंगा नदी के मैदान पर स्थित था। राज्य के दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र की स्थिति में महत्वपूर्ण एवं सुरक्षित थी। पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों के लिए एक समूह से घिरा हुआ नगर था, जबकि पाटलिपुत्र नगर गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित नदियों के घिरा हुआ रहता था। लोहा। मगध राज्य में लोहे के भरपूर भंडार थे। अतः मगध के शासक उत्तम अस्त्र शस्त्र बना सके एवं इन्हीं शस्त्रों के बल पर वे अपने पड़ोसी राज्यों का हराने में सफल हुए। उपजाऊ प्रदेश। मगध एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। व्यापार उन्नत था। अनेक नगर थे। इतने धातु, मुद्रा एवं प्रचलित थे जिसमें मगध शासकों को राजस्व अधिक। शक्तिशाली सेना। अपने समृद्ध कोष के कारण ही राजा हाथियों सहित एक शक्तिशाली सेना रख सके एवं दुर्गों को तोड़ने एवं दलदली तथा बिना सड़कों वाले दुर्गम क्षेत्रों में हाथियों का प्रयोग बड़ा लाभप्रद था। इसी शक्तिशाली सेना के बल पर ही वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में असफल हुए। योग्य शासक। मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, शिवनाग एवं महापद्मानंद आदि अनेक ने अपनी कूटनीति एवं वैवाहिक संबंध, साहस एवं वीरता से राज्य क्षेत्र विस्तार किया। उदार समाज। मगध के वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल न थी। राजा लोग सभी जातियों के योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करते थे और उनकी योग्यता का लाभ उठाते थे। इस प्रकार मगध राज्य का सामरिक महत्व, उनकी राजधानियों की अनुकूल परिस्थितियाँ, राज्य में लोहे के भंडार, उपजाऊ प्रदेश एवं शक्तिशाली सेना, रूढ़ि विरोधी जनता एवं उत्साही एवं महत्वाकांक्षी शासक के प्रयत्नों का सामूहिक परिणाम हुआ कि मगध राज्य ने अनेक राज्यों को पराजित करके भारत के प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफल प्राप्त हुई। द्वितीय नगरीकरण। महाजनपद काल 600 से 321 ईसा पूर्व को भारत में नगरीकरण का दूसरा चरण माना जाता है। इसे दूसरा नगरीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पहली बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साहित्यिक स्रोत में बड़े संपन्न एवं विकसित नगरों का उल्लेख मिलता है। पाली साहित्य में बुद्धकालीन 60 बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। इस समय के महत्वपूर्ण नगरों में कौशाम्बी, श्रीवस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगृह, चंपा, तक्षशिला इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इन बस्तियों में पकाई गई ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष मिलते हैं। नगरों की अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, उन्नत शिल्प व्यवस्था एवं वाणिज्य व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नगर सामाजिक, राजनीतिक,
धार्मिक गतिविधियों का उत्थान के केंद्र थे। इनका वातावरण ग्रामों की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त था, जहाँ एक विशिष्ट प्रकार की नगरीय संस्कृति में जन्म लिया। मौर्य काल कुषाण काल में नगरों की संख्या और उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय और विकास में लोहे का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यदि उत्तर वैदिक साहित्य में कृष्ण अशय या श्याम अशयन के नाम से लोहे का उल्लेख मिलता है। कृषि में लोहे का प्रयोग 600 ईसा पूर्व के पश्चात ही बढ़ा, जिसका पुष्टि साहित्य के पुरातात्विक स्रोत करते हैं। चित्रित घुसर मृत भांड संस्कृति के स्थलों में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं एवं पुरातात्विक खुदाई से हलम, गिरपुर एवं अंतरंज, जीखेड़ा एवं अहिछत्र, हस्तिनापुर, नोह, चिराग आदि स्थानों में लौह उपकरण मिले हैं। लोहे की जानकारी और इसके प्रयोग ने आर्यों के गंगा घाटी के प्रयाग में सहायता पहुंचाई और उपकरणों से वन काटकर कृषि भूमि का विस्तार आसान हुआ। लोहे के बने हल के का फल की सहायता से खेतों की गहरी जुताई संभवतः थी, जिसके कृषि उत्पादन बढ़ा। अर्थवेद एवं तैराती संहिता में क्रमशः परिवृद्ध और परिणाम का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ संभवतः लोहे का बना धातुयुक्त फाल लगाया जाता था। अधिशेष उत्पादन के कारण पर समाज में अनेक वैसे शिल्प का उदय हुआ जिनके शिल्प कृषि पर आधारित नहीं थे। लोहे के प्रयोग में आरंभिक आर्यों की पशुचारण अर्थव्यवस्था को समूलतः कृषि अर्थव्यवस्था से परिवर्तन कर नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अनेक आलोचक एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए लोहे के महत्व को अस्वीकार नहीं करते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि कृषि में व्यवस्थित लोहे के उपकरण 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य नहीं मिलते हैं। अधिकांश लोहे के बने हुए बाणग्रह, भाले, किले इत्यादि मिले हैं। कहीं कहीं पर कुल्हाड़ी और हंसिया भी मिलता है, लेकिन लोहे का बना हुआ पहला हल का फल करीब 500 ईसा पूर्व का है।